हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी दोस्तों। आज है 5 जुलाई 2021 और हम लोग करने वाले हैं द इंडियन एक्सप्रेस के न्यूज़पेपर की एनालिसिस। रोज की तरह आज भी मैं आपके लिए लेके आया हूं कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स। तो चलिए बिना किसी डिले के हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहली जो न्यूज़ है वो हमारे पड़ोसी देश से यानी कि पाकिस्तान से है। जैसे इंडिया में टेररिस्ट अटैक होते हैं ऐसे ही पाकिस्तान में भी टेररिस्ट अटैक होते हैं। इस बार जो अटैक हुआ है लेकिन वो चोर के घर में चोरी हो गई है। जैश ए मोहम्मद के एक मतलब जैश उद दावा ये एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। इसके चीफ है हाफिज सईद। इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड टेररिस्ट है भैया ये। इनके घर के पास अटैक हो गया। अब क्योंकि पाकिस्तान इनको स्पॉन्सर करता है, पाकिस्तान इनको प्रोटेक्शन देता है, पाकिस्तान को मिर्ची लगी कि इनके घर के ऊपर अटैक कैसे हो गया भैया, ये तो इंडिया में अटैक करते हैं। तो पाकिस्तान ने इंडिया को कहा है कि ये इंडिया का इसमें हाथ है, इंडिया स्पॉन्सर टेररिज्म है और इंडिया का जो रो है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग उसका इसमें हाथ है। अरे चले हाथ है भी या नहीं है वो तो अलग बात है। इंडिया ने अब तक किसी के ऊपर कोई रिस्पॉन्स दी नहीं है, नहीं दिया नहीं है, लेकिन बात यह है कि वो टारगेट थोड़ा गड़बड़ हो गया। वो उसके घर के पास में गिरा, एक्चुअली उसके घर पे गिरना चाहिए था क्योंकि वैसे भी इंटरनेशनल टेररिस्ट हैं। तो पाकिस्तान कहता है कि मैं इंडिया के टेररिज्म से दुखी हूँ। इंडिया कहता है कि मैं तुम्हारे टेररिज्म से दुखी हूँ, लेकिन सारी दुनिया को पता है कि टेररिज्म का जो हेवन है, सेफेस्ट हेवन, वो पाकिस्तान है ना। तो ये थोड़ी सी न्यूज़ थी, आप इसको थोड़ा पढ़ना है तो पढ़ सकते हो, अदरवाइज इट वॉज जस्ट अ स्मॉल न्यूज़। अगली जो न्यूज़ हम लोग करने वाले हैं ये सब तो ऐसी खास न्यूज़ नहीं है। अगली जो न्यूज़ हम लोग पढ़ेंगे दैट वुड बी फ्रॉम द एक्सप्रेस नेटवर्क सेक्शन। ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो आपको अच्छे से डिटेल में पढ़नी चाहिए और मैं रिकमेंड करूंगा कि इसके ऊपर आप नोट्स भी बना लो क्योंकि ये एग्जाम में आने वाला है, 110% आएगा। एंटी ट्रैफिकिंग बिल। ट्रैफिकिंग का मतलब क्या होता है कि जब आप ह्यूमंस को एक जगह से दूसरी जगह पे इलीगली लेके जाते हो, उनकी सेल परचेज का काम करते हो या उनको किसी दूसरी खराब गलत एक्टिविटी में इन्वॉल्व करते हो। जैसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग में वीमेन ट्रैफिकिंग बहुत ज्यादा होता है। बांग्लादेश और नेपाल से बहुत सारी गर्ल्स को इंडिया में लेके आया जाता है इलीगल तरीके से, उसके बाद वो यहाँ पे प्रोस्टिट्यूशन में इन्वॉल्व होती हैं। इसी तरह से बहुत सारी गर्ल्स को नेपाल से, इंडिया से और बांग्लादेश से मिडिल ईस्ट की कंट्रीज में जो है ट्रैफिक किया जाता है, वहां पे वो जो है प्रोस्टिट्यूशन में उनको जबरदस्ती इन्वॉल्व कराया जाता है। ऐसे ही बच्चों का भी ट्रैफिकिंग होता है ऑर्गन वगैरह के लिए, इसे कहा जाता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग। तो एंटी ट्रैफिकिंग बिल जो पहले से हमारे यहाँ पे एग्जिस्ट करता था, अभी उसको और ज्यादा वाइड करने की जरूरत है। इसी तरह का एक बिल 2018 में भी आया था जिसको अपोज कर दिया गया था, लेकिन अभी मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर ने नया बिल प्रपोज किया है जिसे कहा गया है ट्रैफिकिंग इन पर्सन प्रिवेंशन केयर एंड रिहेबिटेशन बिल 2021। देखिए अभी ये पास नहीं हुआ है, इट इज जस्ट अ प्रपोजल और इस प्रपोजल के लिए जो है लोगों से सलाह मांगी गई है। इस नए प्रपोजल में बहुत एक्सट्रीम केस में लाइफ इंप्रिजनमेंट और डेथ पेनल्टी का प्रोविजन भी डाला गया है। लाइफ इंप्रिजनमेंट वैसे पहले भी था लेकिन इसमें थोड़ा सा और स्ट्रिंजेंट कर दिया गया है, ठीक है। और डेथ पेनल्टी भी मिलेगा भैया किसी एक्सट्रीम केस में। और आपको जेल तो हो ही सकती है 5 साल 10 साल, और आपके ऊपर 5 से 10 लाख रुपए का फाइन भी लग सकता है। तो ये सारी की सारी चीजें हैं। देखिए यहाँ पे पहले बताया गया कि 2018 में भी इस तरह का बिल आया था, लेकिन राज्यसभा में और मीडिया में इतनी ज्यादा क्रिटिसाइज किया था उस बिल को कि सरकार ने कभी उसको राज्यसभा में इंट्रोड्यूस ही नहीं किया, वो सिर्फ लोकसभा तक लिमिटेड रह गया। ये सारी की सारी चीजें यहाँ पे इंक्लूड हो गई हैं, ठीक है। उसके अलावा ये किस किस के ऊपर अप्लाई होगा भैया, बहुत सारे लोगों के ऊपर अप्लाई होने वाला है। देखिए जो इंडिया में रहते हैं उनके ऊपर तो अप्लाई होगा ही होगा, जबकि जो आउटसाइड इंडिया रहते हैं उनके ऊपर भी अप्लाई होगा। जो लोग शिप्स में ट्रेवल करते हैं, एयरक्राफ्ट जो, अगर कोई एयरक्राफ्ट या शिप जो है वो रजिस्टर्ड है इंडिया के अंदर, चाहे वो अमेरिका में हो, अगर वो रजिस्टर्ड इंडिया के अंदर है तो उस पर भी यह कानून लागू होगा। और अगर आप इंडियन सिटीजन हो, चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने में रह रहे हो, तब भी आपके ऊपर यह कानून जो है अप्लाई होगा। और अगर आप फॉरेन सिटीजन हो, अब आप अमेरिकन हो, ब्रिटिश हो, जो भी हो, लेकिन उस क्राइम के दौरान अगर आप इंडिया में थे और आप इंडिया में रहते हो, आपके ऊपर तब भी ये कानून अप्लाई होगा। तो काफी स्ट्रिंजेंट रूल्स यहाँ पे बना दिए गए हैं, काफी स्ट्रिंजेंट रूल्स। और ऊपर से अगर आपने जो मान लो ट्रैफिकिंग करके आपने जो 2 नंबर का पैसा कमाया है, अगर आपने उससे कोई प्रॉपर्टी वगैरह खरीदी है तो वो प्रॉपर्टी भी सीज कर ली जाएगी सरकार के द्वारा। ये भी इसके अंदर एक प्रोविजन डाला है जो बहुत ही शानदार यहाँ पे प्रोविजन है, ठीक है। और ये जो बिल है इसका स्कोप कैसे बढ़ाया गया है कि जो डिफेंस पर्सनल है यानी कि आर्मी वार्मी के अंदर जो लोग हैं उनके ऊपर भी अप्लाई होगा। गवर्नमेंट जो एम्प्लॉयज हैं उनके ऊपर भी होगा। जो जो डॉक्टर्स होते हैं, पैरामेडिकल स्टाफ होता है भैया, सबके ऊपर अभी ये अप्लाई होने वाला है। और इन केसेस के अंदर जो इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा, वो करेगा एनआईए।
और एनआईए इंडिया की सबसे सोफिस्टिकेटेड, सबसे एडवांस एजेंसी है। तो इसका मतलब अभी जो कन्विक्शन रेट है वो भी बढ़ेगा, जो ऑफेंडर्स हैं वो भाग नहीं सकते, अभी उनको पकड़ा जाएगा। तो जो क्रॉस बॉर्डर ऑफेंस होते हैं जैसे बांग्लादेश से इंडिया में या नेपाल में, तो ये सारे के सारी चीजें जो है एनआईए इसको देखने वाला है। 7 साल की आपको इंप्रिजनमेंट मिल सकती है, 10 साल की भी इसको बढ़ाई जा सकती है, और आपके ऊपर जो है फाइन भी लगाया जा सकता है। अगर आपने एक बच्चे से ज्यादा अगर आपने ट्रैफिक किया है तो आपको बहुत सीवियर पनिशमेंट मिलने वाली है, और अगर आपने बार बार वही सेम क्राइम रिपीट किया तो आपको डेथ सेंटेंस भी मिल सकता है। ठीक है, और इसमें कौन कौन सी चीजें इन्वॉल्व की गई हैं, जैसे प्रोस्टिट्यूशन इसमें इन्वॉल्व किया गया है, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन इसके अंदर इंक्लूड किया गया है, पोर्नोग्राफी भी यहाँ पे है, फोर्स लेबर भी यहाँ पे है, स्लेवरी यहाँ पे है, ऑर्गन ट्रेड यहाँ पे है। ये सारी की सारी इसमें चीजें इंक्लूड की गई है, और जो सबसे बेस्ट चीज इसकी है वो ये है, ट्रांसजेंडर्स को भी इसमें इंक्लूड किया गया है। पहले इट वाज ओनली अबाउट द फीमेल एंड सम चिल्ड्रन ऑल्सो, बट नाउ ट्रांसजेंडर को भी इसमें इंक्लूड कर दिया गया है। और फोर्स लेबर ये भी इसमें इंक्लूड कर दिया है। जैसे क्या कई बार क्या होता है ना, इंडियन जो वर्कर होते हैं वो मिडिल ईस्ट में काम करने के लिए जाते हैं, तो वहां लोग क्या करते हैं, उनका पासपोर्ट वगैरह फाड़ देते हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपने पास रख लेते हैं, सीज कर लेते हैं। उसे कहा जाता है फोर्स लेबर, मतलब जबरदस्ती उन लोगों से काम करवाया जाता है। तो नए इस लोग में जो है वो सारी की सारी चीजें भी ऐड कर दी गई हैं। इसलिए जो नया प्रपोजल आया है बहुत शानदार प्रपोजल आया है, हर तरफ से इसका स्वागत हो रहा है। जो पहले वाला प्रपोजल था उसमें जो कमियां थी वो सारी कमियां यहाँ पे दूर कर दी गई हैं, और लेट से ये जल्दी से जो है लोकसभा और राज्यसभा के अंदर इसको जल्दी से पास कर दिया जाए और ये कानून प्रॉपर बन जाए। ठीक है, तो ये सही। लेकिन वही ना, एट द एंड ऑफ द डे वो इट्स ऑल अबाउट इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन अगर अच्छा नहीं है, आज चाहे जितना मर्जी अच्छा लो बना लीजिए, उसका कोई रेलेवेंस है नहीं। एनीवेज आगे बढ़ते हैं, वो है कोई खास न्यूज़ नहीं है, जम्मू एंड कश्मीर से है। आपको पता है ड्रोन अटैक वहाँ पे हो रहे थे, तो अभी वहाँ पे ड्रोन्स को बैन कर दिया गया है। कुछ खास ओकेजन में ही ड्रोन्स का आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन उसके लिए भी सरकार से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। तो जे.एंड.के के अंदर अगर कोई ड्रोन्स बेचता है, उनको डिस्ट्रीब्यूट करता है, अपनी दुकान पे रखता है, उड़ाता है, तो भैया सबको अरेस्ट कर लिया जाएगा। तो और उन जिसके पास अभी ड्रोन्स हैं वो सारे के सारे उनको सरकार को जमा कराने पड़ेंगे। तो वो सारी न्यूज़ थी। अगली जो न्यूज़ आती है वो आती है फीड सप्लीमेंट रिड्यूसेस मीथेन एमिशन। देखिए मीथेन जो है वो एक ग्रीन हाउस गैस है, सबको पता है ना। ये हीट को एब्जॉर्ब करती है, जिससे क्लाइमेट चेंज होता है, ग्लोबल वार्मिंग होता है, जो बहुत खतरनाक है। और मीथेन का जो एमिशन है वो हमारे जानवरों से बहुत ज़्यादा होता है। जो जानवर होते हैं ना, इंडिया की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, इंडिया में एग्रीकल्चर सेक्टर में, मतलब या एनिमल सेक्टर में मान लो, इंडिया में जितने भी जानवर हैं कुल उनका वो जो है 9.25 से लेके 14.2 मिलियन टन मीथेन एक साल में एमिट करते हैं। दुनिया भर में टोटल 19 मिलियन टन होता है, खाली इंडिया में ही 14 मिलियन टन हो जाता है। तो जो भी मीथेन का एमिशन दुनिया में होता है, इंडिया उसमें काफ़ी ज़्यादा पार्टिसिपेट करता है। अब आप बोलोगे सर जानवरों से मीथेन कैसे प्रोड्यूस होता है? देखिए, वो जानवर जो जुगाली करते हैं, जो जानवर जुगाली का, जैसे हमारी काऊ है या हमारी बफेलो है, इनके ना 4 पेट होते हैं, 4 स्टमक्स होते हैं, और हर स्टमक में इनके जो है अलग अलग प्रोसेस होती है। तो पहली प्रोसेस में जितना भी घास वास होता है उसको निगल लेते हैं, उसके बाद ये जुगाली करते हैं। तो जब ये जुगाली करते हैं ना, तो इनके वहाँ स्पेशल बैक्टीरियाज होते हैं जो CO2 और हाइड्रोजन प्रोड्यूस करते हैं, और बाद में वो CO2 और हाइड्रोजन आपस में कंबाइन होकर मीथेन प्रोड्यूस होता है। तो इनके पेट से मीथेन निकलता है। या तो वो जब बर्फ करते हैं, है ना, डकार लेते हैं, आपको पता है जानवर 24 घंटे जुगाली करते रहते हैं, फिर डकार लेते हैं, तो उस डकार में काफ़ी ज़्यादा मीथेन होता है, और फार्ट करते हैं, उस फार्ट में भी मीथेन होता है। तो ये टोटल काफ़ी ज़्यादा मीथेन प्रोड्यूस करते हैं। ये एक समस्या है और काफ़ी बड़ी समस्या है। तो ये कैसे हम लोग इसको कम कर सकते हैं? इसके लिए जो ICAR है, ठीक है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च, इसने एक दाना, मतलब उनके लिए फोडर बनाया है, उनके लिए फीड बनाया है। मतलब दवाई टाइप का नहीं है, लेकिन उनके खाने के लिए होता है ये, ठीक है, घास टाइप का। इसे कहा गया है हरित धारा। हरित धारा के अंदर एक प्लांट का यूज किया गया है जिसका नाम है टैनिन्स। देखिए आपके प्रीलिम से पूछा जाएगा डेफिनेटली, टैनिन्स। टैनिन्स क्या करता है, आपके पेट के अंदर जो मीथेन प्रोड्यूस होती है उसकी प्रोडक्शन को कम करता है। तो ये हरित धारा को बनाया गया है बाई ICAR। जो लैक्टेटिंग काउज होती हैं या बफेलोज होती हैं, मतलब जो दूध देती हैं, वो कम से कम दिन में 200 लीटर मीथेन प्रोड्यूस करती हैं भैया। लेकिन अगर आप उसको टैनिन्स मिला हुआ अगर फीड खिलाओगे तो यह प्रोडक्शन काफ़ी कम हो जाती है, मतलब ये 60 से 70 रह जाती है, ऐसा कुछ है, ठीक है। मतलब कहने का यह ओवरऑल मीथेन काफ़ी कम हो जाता है। लेकिन क्या आप अगर किसानों को ये सारी सारी बातें बताएंगे, क्लाइमेट चेंज है, ग्लोबल वार्मिंग है, मीथेन है, क्या वो मानेगा? किसान तो नहीं यूज़ करेगा।
उसको आपको ये बताना पड़ेगा कि सर इसके दूसरे बेनिफिट भी हैं। क्या बेनिफिट है? कोई बफेलो क्यों पालता है, काऊ क्यों पालता है? क्योंकि अल्टीमेटली आपको दूध बेचना होता है या आपको दूध की प्रोडक्शन बढ़ानी होती है, अगर खुद भी कंजप्शन करना है। तो ये जो फीड होती है हरित धारा, ये मिल्क प्रोडक्शन को भी इंक्रीज करती है। अगर आप इसको खिलाते हो अपने जानवर को, 300 से 400 मिलीलीटर आपका हर रोज उसकी प्रोडक्शन बढ़ सकती है। ठीक है, हाँ सस्ता नहीं है, महंगा है, लेकिन वो कॉस्ट आपकी यहां से कवर हो जाती है। ठीक है, तो अब ऐसा नहीं है कि किसान एकदम से मोटिवेट हो जाएंगे और इसको लेने लगेंगे। इससे अच्छा ये है कि अगर मार्केट से कोई किसान फीड लेता है, जो फीड मैन्युफैक्चरर है, आप उसको ही बोल दीजिए कि वो हरित धारों को इसके अंदर मिक्स करेगा। तो सरकार को इस तरह की पॉलिसी लेनी चाहिए और फीड मैन्युफैक्चरर्स को बोलना चाहिए। और हरित धारा के लिए अभी इन्होंने कॉपीराइट और पेटेंट भी डाल दिया है WTO के अंदर। और अगर ये पेटेंट हो जाता है तो इंडिया की तरफ से एक बहुत शानदार पेटेंट यहाँ पे जाएगा। तो ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, वो सब चीज़ें यहाँ पे इंक्लूड यहाँ पे हो गई। देखिए बढ़िया था, शानदार था, थोड़ा सा हटके था, लेकिन अब ये एडिटोरियल हम लोग थोड़ी देर में करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग जो है कोई इकोनॉमी सेक्शन वगैरह का जाके देख लेते हैं। देखिए एक्सप्रेस नेटवर्क से आया है, ये कोई खास न्यूज़ नहीं है, आप इसको बिल्कुल छोड़ देना है। लेकिन इफ़ द हिंदू सेज नो मुस्लिम शुड लिव हेयर, दैट पर्सन इज नॉट हिंदू, मतलब पता नहीं क्या क्या, मतलब सारी डिस्कशन एट द एंड ऑफ द डे वो हिंदू मुसलमान के ऊपर जाके टिक जाती हैं। मतलब इससे बियॉन्ड क्यों नहीं सोच पा रहे हैं? और क्योंकि सोच नहीं पा रहे हैं और शायद इसलिए हम लोग यहीं पे उलझे हुए हैं। तो सारी की सारी चीज़ें हैं यार, बी सेकुलर, सब एक ही है। चलिए आगे चलते हैं। एग्जिटिंग बगराम एंड द लॉन्ग वॉर। देखिए सिचुएशन क्या है, सिचुएशन चल रही है अफगानिस्तान के अंदर। अफगानिस्तान जो है वो इंडिया का एक नेबर है। सिर्फ नेबर ही नहीं, बल्कि हमारे कल्चर और हिस्टोरिकल टाइज भी बहुत स्ट्रॉन्ग रहे हैं, है ना। पहले तो अफगानिस्तान या पाकिस्तान, बांग्लादेश सब इंडिया का ही पार्ट हुआ करता था, बाद में चेंज हो गया, वो अलग बात है। लेकिन अभी अफगानिस्तान इंडिया का पार्ट है और यहाँ पे अफगानिस्तान इंडिया के साथ बाउंड्री शेयर करता है। आपको मुझे ये बताना है कि कौन सी उस बाउंड्री का नाम क्या है जो इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में है। कमेंट सेक्शन में आपके आंसर मुझे जरूर चाहिए। अब सिचुएशन ऐसी है कि अफगानिस्तान के अंदर 2001 से अमेरिकन फोर्सेस यहाँ पे बैठी हुई थी, है ना, क्योंकि वो तालिबान को कंट्रोल करना चाहती थी। तालिबान भी अफगानिस्तान को कंट्रोल करना चाहता है। तो अफगानिस्तान, अब तालिबान के बीच में, अमेरिका के बीच में यहाँ पे झगड़ा चल रहा था। सिचुएशन कुछ ऐसी थी। 20 साल लड़ने के बाद अमेरिका ने रियलाइज किया कि उनका कुछ हो नहीं सकता, अफगानिस्तान यहाँ से जाने वाला, तालिबान यहाँ से जाने वाला है नहीं। तो फाइनली वो लोग यहाँ से अभी विड्रॉ कर रहे हैं अपनी पूरे ट्रूप्स को। ये प्रॉब्लम है। अब जब अमेरिका यहां से चला जाएगा, नाटो यहां से चला जाएगा, तो वहां पे वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा, पावर वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। तो तालिबान यहां पे कंट्रोल करेगा। अब तालिबान का यहां पे जब कंट्रोल करेगा तो इंडिया को यहां पे समस्या होने वाली है काफी ज्यादा, क्योंकि तालिबान इंडिया के अगेंस्ट में है। कश्मीर वाले मुद्दे पे भी तालिबान जो है पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, इंडिया को सपोर्ट नहीं करता है। ये सारे का सारा मामला यहाँ पे है। फिलहाल तालिबान ने जो है अफगानिस्तान की 1/3 जो है एरिया को कवर किया हुआ है। आप इस पिक्चर में देख सकते हो, जो रेड वाला एरिया है ये सारे का सारा तालिबान ने ऑक्यूपाई कर रखा है। जो व्हाइट वाला है यहाँ पे भी झगड़ा चल रहा है, और जो ग्रीन वाला है ये गवर्नमेंट कंट्रोल में है। और धीरे धीरे ये सारे का सारा तालिबान के कंट्रोल में हो सकता है, क्योंकि हर रोज जब से अमेरिका ने अनाउंस किया है, तालिबान रोज यहाँ पे 2-4 डिस्ट्रिक्ट को अपने अंडर में ले रहा है। ठीक है, आप बोलोगे सर ये जब तालिबान इतना स्ट्रॉन्ग कैसे है? क्या अफगान के पास अपनी खुद की आर्मी नहीं है? क्या उनके पास पुलिस नहीं है, अपनी फोर्स नहीं है? सब कुछ है उनके पास, लेकिन वो लॉयल नहीं है भैया। वो भाग जाते हैं, लड़ने का उनके अंदर जज्बा ही नहीं है। बहुत सारे लोग अपनी पोस्ट को बिना बात के बिना लड़े ही छोड़ देते हैं, और कुछ बचे कुछ वो तजिकिस्तान भाग जाते हैं। देखिए तजिकिस्तान भी यहाँ पे बाउंड्री शेयर करता है, वो यहाँ से यहाँ निकल के भाग जाते हैं। ठीक है, उसकी कुछ अलग समस्याएं हो सकती हैं, वो अलग बात है, बट स्टिल हाँ। तो जब अफगानिस्तान के अंदर तालिबान का कंट्रोल हो जाएगा तो पाकिस्तान उनको कंट्रोल करेगा, क्योंकि तालिबान पाकिस्तान ने ही प्रोड्यूस किया है अमेरिका की हेल्प से कभी के ज़माने में, है। मैं 1970s-80s की बात कर रहा हूँ, उस समय पे। और तालिबान के अंदर जो इनको रिक्रूट किया जाता है, ट्रेन किया जाता है, फंडिंग दी जाती है, प्रोटेक्शन दी जाती है, भैया सब पाकिस्तान करता है। तो अफगानिस्तान के ऊपर इनडायरेक्टली पाकिस्तान का काफ़ी कंट्रोल होने वाला है इन फ्यूचर, जो इंडिया के लिए टेंशन है, क्योंकि इंडिया ने काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे इन्वेस्ट कर रखा है। लगभग $3 बिलियन वहाँ पे इन्वेस्ट कर रखे हैं। ऊपर से अफगानिस्तान इंडिया का जो है वो सार्क का मेंबर भी है। तो एक सार्क के मेंबर में अगर हालत ख़राब हो जाएगी तो हमारी भी हालत ख़राब होने वाली है। अफगानिस्तान फोर्सेस को इंडिया ट्रेनिंग प्रोवाइड कराता है, इसलिए तालिबान इंडिया से जो है उनके खास रिलेशनशिप है नहीं। तो वो सारी की सारी समस्या यहाँ पे है। ये देखा गया है कि जिन जिन एरियाज में तालिबान कंट्रोल करता है वहाँ पे ऑलरेडी उन्होंने दिखाना शुरू कर दिया है अपना, मतलब वो किस तरह से, क्योंकि वो एकदम ऑर्थोडॉक्स होते हैं, एकदम फंडामेंटलिस्ट होते हैं। तो जहां जहां पे तालिबान है वहां वहां पे उन्होंने स्कूल्स वगैरह बंद करवा दिए गए हैं। गर्ल्स को बिल्कुल भी किसी तरह की आउटसाइड मूवमेंट अलाउड नहीं है, और स्ट्रिक्ट शरिया लॉ लगा दिया है।
मतलब लोगों के राइट्स को ओवरऑल कर्टेल कर दिया है। दैट इज वाई इन एरिया से लोग भाग के दूसरी जगह पे जा रहे हैं। ठीक है, तो ये समस्या है तालिबान के अंदर। ये जो पूरा एडिटोरियल है वो ये तो बगराम के आसपास ही घूम रहा है, लेकिन आपको इतने ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये बिल्कुल फालतू में। आपको बस ये इशू पता होना चाहिए। बगराम क्या है? बगराम वहाँ पे एक बेस है, अमेरिकन फोर्सेस का बेस है अफगानिस्तान के अंदर, जहाँ पे अमेरिकन सोल्जर्स हैं, उनका एम्यूनेशन है, वो सारे का सारा चीज़ें वहाँ पे है। तो बगराम को फाइनली अभी 2 जुलाई को अमेरिका ने छोड़ दिया है। तो बगराम एयरपोर्ट की कहानी इसने बता रखी है कि हिस्टोरिकली क्या था। पहले ये रशिया के कंट्रोल में था, फिर ये तालिबान के कंट्रोल में चला गया, उसके बाद ये फिर से किसी और के कंट्रोल में आ गया, फिर अमेरिका के कंट्रोल में आ गया। तो बगराम को लेके कोई इतना ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट ओवरऑल इशू ये क्या है ये आपको पता होना चाहिए। चलिए ठीक है, तो अगली जो न्यूज़ हम लोग, बगराम हमारा कवर हो गया, अगली जो न्यूज़ हम इकोनॉमी सेक्शन से एक बार देख लेते हैं। दुनियादारी में वही है, तालिबान वाली जो न्यूज़ मैंने आपको बता दी है, ये ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं अभी। ठीक है, इकोनॉमी वाले सेक्शन में भारत नेट वाली न्यूज़ जो है मैंने परसों भी करवाई थी। भारत नेट क्या है? ये भारतीय सरकार का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, जिसमें गांव गांव में क्या करना है भैया? ब्रॉडबैंड की सुविधा प्रोवाइड करानी है। अगर गांव गांव में ब्रॉडबैंड की सुविधा हो जाएगी तो बच्चा बच्चा वहाँ पे ऑनलाइन एजुकेशन लेने लगेगा, एम्पावरमेंट होगा, फाइनेंशियल इंक्लूजन होगा, सर्विस लोगों के घरों तक पहुंचाई जा सकती है। वो सारी चीज़ें होंगी कि नहीं होंगी? तो भारत नेट इंडिया का सरकार का बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट है। कहने का मतलब ये है, समस्या भी इसकी इंप्लीमेंटेशन की है। पहले जो इसकी डेडलाइन रखी गई थी वो रखी गई थी 2020, लेकिन अभी आ गया भैया कोविड, तो इसकी वजह से सरकार ने इसकी डेडलाइन को बढ़ा दिया है। ठीक है, अभी इसको हम लोग कवर नहीं कर पाएंगे। सरकार ने जो है अपने आप से 1000 दिन और मांगे हैं, आई नीड मोर 100 डेज। ठीक है, तो वो सिचुएशन थोड़ी सी यहाँ पे पेक्यूलियर हो गई है। सरकार चाहती है कि इसमें प्राइवेट सेक्टर भी इन्वॉल्व हो, क्योंकि सरकार देखिए सारा पैसा अरेंज नहीं कर सकती है। सरकार ने इसके लिए जो पैसा रखा है वो रखा है 29,432 करोड़ रुपए, जिसमें से 19,041 करोड़ रुपीज वो सरकार देगी, बाकी प्राइवेट सेक्टर जो है इसमें इन्वॉल्व होने वाला है। तो ये पूरी की पूरी सिचुएशन यहाँ पे है। पहले इसका टारगेट जो है 2019 रखा गया था, बाद में इसको 2020 कर दिया गया था, अभी इसको दोबारा फर्दर इस टारगेट को बढ़ा दिया गया है। गवर्नमेंट का एम है कि वो 2.5 लाख ग्राम पंचायत को ब्रॉडबैंड से जोड़ेगी। तो लेट्स होप कि यार ये फ्यूचर में जुड़ जाए ब्रॉडबैंड से, तो हम लोग भी दिल्ली छोड़ के अपने गांव चले जाएंगे, वहीं पे ब्रॉडबैंड करेंगे, वहीं से ऑनलाइन क्लासेस करेंगे, है ना। तो इसके सभी को बेनिफिट है। इंटरनेट का मतलब सीधा सीधा सा आपकी डेवलपमेंट से है भैया, और कुछ नहीं है। चलिए अभी थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं इन्फ्लेशन के बारे में। ठीक है, बैटलिंग इन्फ्लेशन, समस्या क्या है? थोड़ा सा ज़्यादा एडिटोरियल नहीं है, थोड़ा ही है। समस्या ये है कि देखिए इंडिया को अभी कोविड के टाइम में ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है व्हेन इट कम्स टू इन्फ्लेशन। क्यों? देखिए दुनिया भर में इस टाइम पे हाई इन्फ्लेशन है, अराउंड 35%, इससे भी ज्यादा, कई बार जगह पे 38 39 भी है। ठीक है, इंडिया में इन्फ्लेशन कम है कंपैरेटिवली, फूड इन्फ्लेशन, क्योंकि इंडिया में पिछले साल बहुत शानदार मॉनसून आया था, उसकी वजह से बम्पर क्रॉप प्रोडक्शन हुआ था, तो इन्फ्लेशन थोड़ा कम हुआ। इंडिया में इन्फ्लेशन ज्यादा प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट हुई नहीं। लेकिन अभी क्या है भैया? अभी तक मॉनसून कमजोर है और खरीफ का सीजन चल रहा है। तो मॉनसून कमजोर है, खरीफ का सीजन है, तो क्या होगा? डेफिनेटली इस बार प्रोडक्शन पे फर्क पड़ेगा, प्रोडक्शन कम होगा और इन्फ्लेशन बढ़ेगा। ये बात है कि नहीं है? ऊपर से पंजाब के अंदर जो है क्राइसिस चल रहा है, वहां पे इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस चल रहा है, किसानों के पास जो है बिजली ही नहीं है, वो प्रॉब्लम है। जब उनके पास बिजली ही नहीं है तो भैया इरिगेशन कैसे करोगे? खरीफ का सीजन है, धान आपने लगानी है, उसको तो पानी चाहिए, बिजली है नहीं, तो धान कैसे होगा? प्रोडक्शन कैसे होगा? तो यहाँ पे ये बड़ी प्रॉब्लम आ गई है। ऊपर से डीजल और के प्राइस बहुत हाई हो गए हैं, तो जो ट्रैक्टर होता है उसके अंदर तो डीजल डाला जाता है, और जो दूसरे इक्विपमेंट होते हैं उनके अंदर डीजल डाला जाता है, तो डीजल ज्यादा हो गया, तो इसका मतलब किसानों की जो इनपुट कॉस्ट भी बढ़ गई है। तो अभी तक तो ठीक था, लेकिन अभी ये समस्या जो है बढ़ने वाली है। अगले साल जो है इसका आउटकम हमें नजर आएगा। इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है? देखिए बहुत सारे सोल्यूशन है इसके। एक तो सोल्यूशन सबसे बड़ा यही है कि जो सरकार ने परमिशन दे रखी है स्टॉक होल्ड करने की, मतलब जिसे होर्डिंग कहते हैं, तो पहले तो आप इस सिचुएशन को हटाइए। जो बड़े बड़े दुकानदार, बड़े बड़े जो बनिए होते हैं, वो इतना सारा अनाज स्टॉक कर लेते हैं, तो पहले आप उस स्टॉक को कम कीजिए और उसको मार्केट में लेके आइए। तो ये यहाँ पे एक समस्या है, तो इसके बारे में ये सोल्यूशन हो सकता है। दूसरा ये है कि आप डीजल के ऊपर एक्साइज ड्यूटी कम कीजिए, डीजल का प्राइस कम कीजिए, किसानों का इनपुट प्राइस कम हो जाएगा, है ना, उससे फर्क पड़ेगा। तीसरा ये हो सकता है कि पल्स जो होती हैं, पल्सिस मतलब दालें जो होती हैं, क्योंकि दालों को इंडिया इंपोर्ट करता है, प्रोडक्शन हम काफी कम करते हैं, तो आप दालों का प्राइसेस बढ़ाइए ना यार। जब किसानों को दालों का प्राइस अच्छा मिलने लगेगा तो वो वीट की बजाय और राइस की बजाय वो तो पल्स को ग्रो करेंगे,
एक तो उनको ज्यादा कीमत मिलेगी, उनका परचेसिंग पावर बढ़ेगा, ऊपर से इंपोर्ट के ऊपर हमारा डिपेंडेंस कम होगा, तो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट भी मजबूत होगा, है ना। तो ये कुछ सॉल्यूशन जो है छोटे से ट्यूटोरियल में बताए गए हैं। समस्या बड़ी है, सॉल्यूशन शानदार बताए हैं, तो आप इन चीजों को नोट डाउन यहाँ पे कर सकते हो। चलिए अगला जो हम लोग करने वाले हैं दैट इज फ्रॉम आवर एडिटोरियल पेज एंड इट इज टॉकिंग अबाउट द ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड किस चीज से रिलेटेड है, आप जो बताइए, है हमारा मिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड है। मिल्क प्रोडक्शन, ठीक है, कि इंडिया में मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाना है एंड इट वाज हैपनिंग इन 1970s। जो अमूल, अमूल कंपनी है ना, पता है ना आपको, अमूल है ना, गुजरात से है, और ये कोऑपरेटिव फर्म है, ये कोई प्राइवेट फर्म नहीं है, ना ये सरकारी फर्म है, ये कोऑपरेटिव है। मतलब छोटे छोटे जो फार्मर्स होते हैं, जो जो किसान जानवर वगैरह पालते हैं, ये उनका एक कोऑपरेशन है, एक ग्रुपिंग है, ठीक है। तो ये सिंपल सी चीज़ यहाँ पे है। कहाँ चला गया हमारा एडिटोरियल, हाँ ये रहा। तो ये उनका ग्रुपिंग है, आपको सभी को पता है इसके बारे में। रिसेंटली ये न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि भैया 2 रुपये प्राइस बढ़ गया है, दूध का जो है 2 रुपये प्राइस बढ़ा दिया गया है रिसेंटली, अभी 2 दिन पहले। और इसीलिए पूरे मीडिया में हल्ला हो गया कि ये कैसे कैसे हो गया। लेकिन अगर आप दूसरी पिक्चर देखोगे, इंडिया में इस टाइम पे इन्फ्लेशन चल रहा है 6%, जो कि आरबीआई की लिमिट से भी ज्यादा है। आरबीआई कहता है कि 4 to 5% इन्फ्लेशन इज ओके, 6% इज नॉट ओके। और इंडिया में जो इन्फ्लेशन की रेट बढ़ रही है वो इस टाइम पे 6% है, उसके बावजूद जो दूध का प्राइस बढ़ा है वो सिर्फ 3.5 to 4% बढ़ा है। इसका मतलब ओवरऑल जितना इन्फ्लेशन बढ़ रहा है उससे तो फिर भी काफी कम है। और जबकि लॉजिस्टिक कॉस्ट है और जो पैकेजिंग कॉस्ट है दूध की वो बढ़ गई है। लॉजिस्टिक कॉस्ट में जिसमें आप समझ लो जैसे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, क्योंकि पेट्रोल डीजल महंगा हो गया है तो इसलिए दूध की ट्रांसपोर्टेशन भी महंगी हो गई है और पैकेजिंग भी महंगी हो गई है। तो सारी चीजें जब महंगी होती जा रही हैं तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि दूध का प्राइस कम रहेगा या उतना ही रहेगा, तो प्राइस तो बढ़ना लाजमी सी बात है। इसलिए प्राइस बढ़ाया गया है और यही इस पूरे एडिटोरियल का जो है मेन सेंट्रल थीम है, ठीक है। इंडिया दूध के मामले में जो है दुनिया का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। ओवर अ पीरियड ऑफ लास्ट 20 ईयर्स दूध वाला ही डिपार्टमेंट एक ऐसा है इंडिया में जहां पे लगातार प्रोग्रेस हुई है। अमेरिका जो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है उसमें मोस्ट मतलब इंडिया से काफी कम प्रोडक्शन होता है दूध का। और दूध के मामले में एक चीज और आपको बता दूं कि दूध के मामले में कोई भी एमएसपी नहीं होता, मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस। जैसे किसानों को अपनी फसल पे मिलता है ना मिनिमम सपोर्ट प्राइस, भैया दूध पे ऐसा कुछ भी नहीं होता है। दूध का जो प्राइस है वो कंप्लीटली डिमांड और सप्लाई के ऊपर डिपेंड करता है। सर्दियों में दूध का प्राइस थोड़ा कम हो जाता है क्योंकि डिमांड कम होती है, गर्मियों में यह बढ़ जाता है क्योंकि डिमांड ज्यादा होती है गर्मियों में। सारा सारा डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर डिपेंड करता है। 1970s में इंडिया में ऑपरेशन फ्लड चलाया गया था टू इंक्रीज द सप्लाई ऑफ मिल्क एंड टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ द मिल्क। और इसके जो हीरो थे वो कौन थे, वर्गीज क्यूरियन, है ना। वर्गीज क्यूरियन, तो इसे व्हाइट रेवोल्यूशन भी बोला जाता है ना, फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन, फादर ऑफ ऑपरेशन फ्लड। तो भैया बहुत शानदार पर्सनैलिटी है ये, इनके बारे में थोड़ा सा आपको गूगल कर लेना चाहिए मेरे ख्याल से, तो ठीक है, बढ़िया रहेगा आपके लिए। अब सारी सारी चीजें ये थी। पहले शुरू में क्या हुआ करता था, जो मिल्क वाला जितना भी एरिया हुआ करता था ये गवर्नमेंट के कंट्रोल में हुआ करता था, प्राइवेट सेक्टर इसमें इन्वॉल्व नहीं था। लेकिन 2002 में आडवाणी जी की जो सॉरी अटल बिहारी वाजपेयी की जब सरकार आई तो इन्होंने इस सेक्टर को डी लाइसेंस्ड कर दिया। मतलब अभी प्राइवेट सेक्टर भी इसके अंदर इन्वॉल्व हो सकता है। और जब से प्राइवेट सेक्टर इसके अंदर इन्वॉल्व हुआ है ना, इसकी प्रोडक्शन डबल ट्रिपल हो गई है पिछले 15 साल में। जो ग्रोथ उससे पिछले 30 सालों में हुई थी प्राइवेट सेक्टर के आने के बाद, वो सिर्फ पिछले 12-15 साल में हो गई। तो प्राइवेट सेक्टर का काफी बेनिफिट है यहाँ पे, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर ना बहुत सारी चीजें एफिशिएंट होता है, नई टेक्नोलॉजी लेके आता है, लॉजिस्टिक कॉस्ट कम, वो सारी सारी चीजें होती हैं। इस टाइम इंडिया में जो प्राइवेट कंपनी का एग्जांपल इस एडिटोरियल में दिया गया है वो है, एक है हटसन एग्रो, साउथ इंडिया में काम करती है, बहुत बड़ी कंपनी है। एक है पराग है, आनंद है, यूपी में काम करती है। कंट्री डिलाइट, इसकी एडवर्टीजमेंट वगैरह भी आप देखते हो। कंट्री डिलाइट क्या करता है, ये घर घर में टेस्टिंग भी करता है कि जो दूध की क्वालिटी आपको मिल रही है कि वो क्वालिटी अच्छी है भी कि नहीं है, उसमें पानी तो नहीं मिला रखा है ना, वो सारी सारी चीजें भी जो है। और भी बहुत सारी कंपनियां जो धीरे धीरे इंडिया के अंदर प्राइवेट सेक्टर में आ रही हैं, ठीक है, वो सारी सारी चीजें हैं। यहाँ पे जो एक चीज आपको नोटिस करने वाली है वो है, ये है इंडियन ग्रासलैंड एंड द फोडर रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसका विजन जो है 2050 रिपोर्ट आई थी, इस रिपोर्ट में इसने कहा कि 2050 तक, मतलब ऐसे तो 2030 ही बोला है इसने, लेकिन एक्सट्रीम केस में 2050 बोला है कि इंडिया में जो है ग्रीन फोडर डेफिसिट होने वाला है। मतलब जानवरों के लिए जो हरा चारा होता है ना उसका डेफिसिट होने वाला है। अब इसका क्या करें,
जब हरा चारा ही नहीं रहेगा जानवरों के लिए तो वो खाएंगे क्या? मतलब जानवरों की संख्या कम हो जाएगी, जानवरों की संख्या मतलब मिल्क का प्रोडक्शन कम हो जाएगा। समझ रहे हो पूरी की पूरी इस पूरे सिनेरियो को? तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? जब भी प्रॉब्लम आएगी तो टेक्नोलॉजी सामने आएगी। एक कंपनी है जिसे कहा गया है हाइड्रो ग्रीन स्टार्टअप। ये कंपनी क्या करती है, ये ग्रीन फोडर को ग्रो करती है, लेकिन बिना किसी सोइल के, विदाउट सोइल, ठीक है, एंड विदाउट वाटर, मतलब बहुत मिनिमम वाटर की रिक्वायरमेंट होती है और किसी भी सोइल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। एकदम बिल्कुल क्लोज्ड एनवायरनमेंट में लेबोरेटरी के जैसे ग्रो करते हैं ग्रीन फोडर को। ठीक है, तो इसका मतलब इस तरह की टेक्नोलॉजी अगर फ्यूचर में इंडिया में आएंगी तो हम लोग ज्यादा ग्रीन फोडर यूज कर सकते हैं विदाउट सोइल, है ना? तो वो यहाँ पे प्रॉब्लम सोल्व हो सकती है। दूसरा एक होता है हमारे पास सेक्स्ड टेक्नोलॉजी, सीड सेक्स टेक्नोलॉजी। इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, जब भी किसी बफेलो के या काऊ के पेट में जो बच्चा होता है, हम उसका सेक्स डिटरमाइन कर सकते हैं। अगर वो बुल है तो डेफिनेटली हम उसको अबॉर्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बुल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। हमें तो काउस और बफेलो चाहिए, क्योंकि हमें तो दूध पीना है। बुल्स मरे तो मरे। अब होता क्या है, जो बुल्स होते हैं उनको तो सड़कों पे छोड़ दिया जाता है खुलेआम, क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट नहीं है। इसलिए अगर आप सेक्स डिटरमाइन अगर कर सकते हो जानवरों का, तो डेफिनेटली आप बुल्स को पेट में ही, लाइक जो भी अबॉर्शन है वो सब चीजें आप डिटरमाइन कर सकते हो पहले से ही, तो कुछ ना कुछ निकाला जा सकता है। लेकिन अब ये प्रोसीजर काफी कॉस्टली है, तो हो सकता है सरकार इस पे फ्यूचर में सब्सिडी दे, देना भी चाहिए, है ना? तो इससे भी हम लोग जो है जो हमारे पास रिक्वायर्ड एनिमल्स होंगे वही हमारे पास रहेंगे, फालतू के एनिमल्स हमारे पास नहीं रहेंगे, क्योंकि फालतू के एनिमल्स रहेंगे तो ज़्यादा चारा खाएंगे और उनका यूज़ कोई है नहीं। वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे हैं, ठीक है। तो ओवरऑल कंक्लूजन में इन्होंने यही निकाला है कि सरकार को कुछ ऐसा करना चाहिए कि अच्छा प्राइस भी मिले, है ना? अच्छा प्राइस भी मिले, और क्या करे, सरकार उनको सपोर्ट करे। ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किसके ऊपर होना चाहिए कि कॉस्ट कटिंग कीजिए, कॉस्ट को कम कीजिए, प्रोडक्शन को बढ़ाइए, फूड सेफ्टी को इंश्योर कीजिए, ठीक है। और ग्लोबल जो है कंपटीशन है, आप उनसे कुछ एडवाइस वगैरह ले सकते हो। प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करने की बात की गई है, काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया गया है यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर को, क्योंकि देखिए रिजल्ट बोलता है। जब से प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्व हुआ है मिल्क इंडस्ट्री के अंदर, तब से मिल्क इंडस्ट्री ने ग्रो किया है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं जो आज के इस न्यूज़पेपर में कवर की गई हैं। कुछ आर्टिकल्स, पेज नंबर आप यहाँ पे देख सकते हो। कोई स्टूडेंट कह रहे थे सर पेज नंबर बता दिया करो, ठीक है, तो ये तो फ्रंट पेज ही हो गया, आप पेज नंबर देख ही सकते हो। अगर आप हमारे साथ इंस्टाग्राम वगैरह पे जुड़ते हो या व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन करते हो, तो वहाँ तो न्यूज़पेपर हम आपके साथ शेयर करते ही हैं, है ना? तो उस न्यूज़पेपर में भी आप वहाँ पे जाके देख सकते हो, और ये वाली फाइल भी मैं वहाँ पे शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आपके कुछ सजेशंस हो, कुछ फीडबैक हो, तो डेफिनेटली आप हमें दिया करें। थोड़ा सा लेट हो रहा है आजकल न्यूज़पेपर, बिकॉज सुबह मैं किसी और कहीं एक बहुत इंपॉर्टेंट काम में इन्वॉल्व हो जा रहा हूँ, इसकी वजह से मैं थोड़ा जल्दी नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन कोशिश करूँगा कि आगे से मैं थोड़ा जल्दी इसकी आपके लिए एनालिसिस लेके आऊँ, ठीक है। देखिए कई स्टूडेंट, ठीक है, ऐसा थोड़ा उनको जल्दी पढ़ना होता है, वो मैं आपकी चीज़ समझ सकता हूँ, लेकिन अब थोड़ा सा अगर आप इवनिंग में भी देख लेते हो न्यूज़पेपर को, दिन में कोई ऐसी समस्या नहीं है। बिकॉज देखिए हम न्यूज़पेपर रीडिंग नहीं करते हैं, हम न्यूज़पेपर एनालिसिस करते हैं। मैं जो न्यूज़ यहाँ पे दी गई होती हैं, इस न्यूज़ से आगे जाके आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ, ठीक है। सिर्फ न्यूज़पेपर ऐसे रीडिंग करना, फिर तो मैं सुबह ही आपको प्रोवाइड करा दूंगा 6 बजे, तो उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि फिर वो आपका समय भी जाएगा और क्वालिटी नहीं मिलेगा। तो मैं कुछ चाहता हूँ कि आपको क्वालिटी ज़्यादा मिले, ताकि समय चाहे थोड़ा इधर उधर हो जाए, कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो वो सारी सारी चीज़ें हैं। बाकी आप लोग पढ़ते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।